नमस्कार, प्राइम उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। मलियाबाद के मोहम्मद नगर इलाके में ट्रिपल मर्डर की वारदात से राजधानी सन्न है। जमीन की पैमाइश के दौरान दंपति और बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप मृतका के सगे चाचा पर लगा है। बताया जा रहा है कि फरीन का सगे चाचा ललन से जमीनी विवाद को लेकर ये पूरा मामला चल रहा था, झगड़ा चल रहा था। मामले में दोनों पक्ष जमीन की पैमाइश के लिए जुटे हुए थे। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि ललन पक्ष के लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के दौरान 55 साल के मुनीर, फरीन और 16 साल के उनके बेटे हंजाल की मौत हो गई। वारदात के वक्त लेखपाल भी वहां पर मौजूद थे। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फिलहाल पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद है और छानबीन कर रहे हैं। इस पूरे प्रकरण में अभी तक की जांच से ये पता चला है कि दो पक्षों के बीच में भूमि विवाद था, जिसमें आज पैमाइश करने के लिए यहाँ पर लेखपाल आए थे। पैमाइश के दौरान कुछ विवाद हुआ। उसके पश्चात दोनों पक्ष जो है वो यहाँ पर आए थे, जहाँ पर ये घटना हुई है। यहाँ पर भी कुछ देर तक इनके बीच में बात हुई है। इसके पश्चात जिन लोगों ने ये घटना कारित की है, उन्होंने अपने लाइसेंसी असलहा से यहाँ पर जो वाद विवाद बढ़ा, तब उसके बाद गोली चलाई है, और जिसमें एक 17 साल के बच्चे की, उसके माँ की और एक उनके जो चाचा है उनकी डेथ हुई है। इसमें ये भी बात अभी तक पता चली है कि ये आपस में रिश्तेदार है। जो महिला जिनकी मृत्यु हुई है और जिन्होंने ये घटना की है वो उनके चचिया ससुर है। तो ये इनकी क्लोज रिलेशनशिप है और किसी तरीके से ये वाद विवाद का स्वरूप देकर ये घटना हुई है। अभी तक हमने जो घटना में प्रयुक्त जो लाइसेंसी असला है वो बरामद किया है। 315 बोर की वो राइफल है, और जिस थार से ये अभियुक्त यहाँ पर आए थे, जहाँ पैमाइश हुई थी, और उसके पश्चात इस घर में आए थे वाद विवाद करने के लिए, वो भी बरामद हुई है। अभी इनके कुछ एसोसिएट्स को पकड़ा गया है, जिसके आधार पर इनकी लोकेशन और इनको गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र ही हम इनकी गिरफ्तारी करेंगे, इनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। भाई वो घर पे लल्लन खां और उनका लड़का आए थे। फरीद का घर था, वहीं पर गोली चला दी उन्होंने। और क्या, हम तो थे नहीं मौजूद, हम आपको क्या गलत बता दें। बताया जा रहा है कि पहले वहाँ पे कुछ बातचीत हुई, उसके बाद घर पे आकर बातचीत कुछ नहीं हुई। एक बंटवारे का था सिलसिला, जिसको कि आज निरस्त भी कर दिया गया था। अब ये दबंगई दिखा के कहते थे कि नफा। 3 लोग डेथ हुई है। कुछ फाइल वगैरह भी क्या है हमें नहीं मालूम। हम तो जब पहुँचे तो 2 जो जिंदा लग रहे थे उनको हमने गाड़ी में डाल के सीधा सरकारी अस्पताल मलियाबाद पहुँचाया। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे लखनऊ संवाददाता कलीम जुड़ चुके हैं। मोहम्मद कलीम, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है, लेखपाल की मौजूदगी में पैमाइश चल रही थी जमीन की, उस बीच दो पक्षों में विवाद होता है और ये ट्रिपल मर्डर की सनसनीखेज वारदात अंजाम दी जाती है। कलीम, देखिए राम जी, जिस तरीके से मलियाबाद के जो मोहम्मद नगर में घटना हुई है, उस घटना को लेकर लापरवाही सामने आ रही, क्योंकि जिस तरीके से अगर सरकार की बात की जाए, देवरिया हत्याकांड हुआ था। उस हत्याकांड के बाद से साफ तौर से निर्देश दिए गए थे कि जो भी जमीनी विवाद है उसको लेकर के साफ तौर से सख्त रुख अपनाया जाए। लेकिन जिस तरीके से मलियाबाद की घटना की बात की जाए, एसडीएम क्या जो मामला चल रहा था उस मामले को खारिज किया गया। लेकिन उसके बाद पैमाइश के लिए जो लेखपाल वहां पर पहुंचे हुए थे, लेखपाल किसी तरह की कोई भी सूचना स्थानीय पुलिस को नहीं दी और इस मामले की गंभीरता को नहीं समझा, और उसके बाद एकाएक वहां पर पहुंच गए। जिस तरीके से जमीनी विवाद में जो हत्या की बात सामने आ रही, क्योंकि दोनों के बीच विवाद चल रहा था और लेखपाल ने भी इस मामले में पूरी तरीके से लापरवाही बरती, जिसके कारण माँ बेटे और पिता तीनों की मौत हो गई। और मौत के बाद से जिस तरीके से वहां के तस्वीरों की बात करें, जो माहौल वहां पे तनावपूर्ण है, तो वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल लगाया गया है। खुद पुलिस कमिश्नर मौके पर मौजूद है और एसडीएम के पास जो मामला चल रहा था उस मामले की भी पूरी तरीके से तफ्तीश की जा रही है। फिलहाल अगर तीनों के शव की बात करें तो तीनों के शव को तो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और पोस्टमार्टम हाउस में तीनों के शव पहुंचा दिए गए। और सुबह जो पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम के बाद अगर बात की जाए, जो पुलिस कमिश्नर का बयान इसमें सामने आया, पुलिस कमिश्नर ने साफ तौर से इस मामले में बयान दिया है कि जो
जो थार गाड़ी थी उसको अपने कब्जे में ले लिया गया है, राइफल जो थी उसको भी अपने कब्जे में ले लिया गया है, कुछ लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। लेकिन जो लल्लन खां की अगर बात की जाए तो लल्लन खां अभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। और अगर लल्लन खां की जो तस्वीरों की बात की जाए तो उनके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे पहले से भी बताए जा रहे हैं। और फिलहाल इन सभी मामलों को लेकर के जो लापरवाही बरती गई, उस लापरवाही के पीछे आखिर वजह किसकी रही और क्या कुछ लापरवाही अभी तक सामने आई, इन सभी मामलों को लेकर के तफ्तीश करने का दावा किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से जो लापरवाही हुई, उस लापरवाही के बाद जो पूरा एक परिवार खत्म हो गया, इसके पीछे आखिर जो कार्रवाई होगी वो कार्रवाई किसके ऊपर होगी? क्या लेखपाल के ऊपर होगी या फिर यहाँ एसडीएम के पर ऊपर लकीर कार्रवाई पीटती होगी? हुई पुलिस नजर आ रही है, लेकिन लेखपाल जब वहां पर पहुंचे हुए थे, स्थानीय पुलिस को जानकारी नहीं दी गई और इससे पहले भी दोनों पक्षों में विवाद होता रहा है। तो मामले की गंभीरता को अगर देखा गया होता, अगर उसे ध्यान में रखा गया होता, तो इतनी बड़ी वारदात के बाद आज लकीर पीटती हुई पुलिस नजर न आती। कलीम, देखिए, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से ये मामला एक गंभीर था, क्योंकि देवरिया हत्याकांड अभी कोई तो लोग भूले भी नहीं थे कि जिस तरीके से देवरिया हत्याकांड में जमीनी विवाद ही रहा सामने और उसके बाद जो कार्रवाई रही, और वही तस्वीर राजधानी लखनऊ में भी देखने को मिली। और जो लापरवाहियां रही, वो लापरवाहियां साफ तौर से बयां कर रही है कि जिस तरीके से एक ही परिवार के तीनों लोगों की मौत हो गई, वहां पे एक फायरिंग हुई और फायरिंग में लेखपाल मौके पे मौजूद रहा और उसने इस मामले की गंभीरता में पूरी तरीके से लापरवाही दिखाई। और जाहिर सी बात है, इस मामले में अगर कार्रवाई की बात किया तो कहीं ना कहीं इस कार्रवाई की जद में लेखपाल और एसडीएम भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि एसडीएम ने भी इस मामले को जिस तरीके से खारिज किया, मौके पर जब पैमाइश के लिए भेजा तो उस दौरान स्थानीय पुलिस को भी किसी तरह की कोई सूचना नहीं दी गई। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा के लिए किसी तरह की कोई पोस्ट नहीं मांगी गई, जिसका खामियाजा एक परिवार को भुगतना पड़ा और यह दिल दहला देने वाली घटना सामने आ गई। देखिए कलीम, देवरिया में जब आधा दर्जन लोगों की हत्या की गई थी, उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने सख्त तौर पर निर्देश दिया था सभी जिलों के डीएम को, तहसीलदारों को भी, कि भाई जहां भी लंबे समय से जो मामले चल रहे हैं जमीन को लेकर, लंबित मामले जो हैं उनको निपटारा करवाइए जल्दी से जल्दी, और देखिए किसी भी तरीके का विवाद जो है ना पनपने पाए। लेकिन योगी आदित्यनाथ के उस निर्देश का देखिए किस तरीके से यहाँ पर अवहेलना करते हुए नजर आए, चाहे तहसील स्तर पर बात की जाए या फिर थाना स्तर पर बात की जाए। देखिए, जिस तरीके से जमीनी विवाद की बात की जाए तो वो जमीनी विवाद साफ तौर से तहसील स्तर पर आता है, और तहसील स्तर की अगर बात की जाए, जिस तरीके से जमीनी विवाद तहसील स्तर पर पहुंचते हैं तो वहां पर साफ तौर से हीला हवाली देखने को मिलती है, क्योंकि इससे पहले भी हीला हवाली देखने को मिलती थी। जिस समय देवरिया हत्याकांड हुआ था उसके बाद से कुछ सख्त रुख अपनाया गया था, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे समय बीता उस तरीके से जो ढिलमुल रवैया था वो फिर से शुरू हो गया और उसका खामियाजा एक अभी जब मलियाबाद की घटना हुई ये सामने। इससे पहले जो जमीनी विवाद की बात की जाए, एसडीएम और जब पैमाइश से पहुंचे तो उस दौरान भी चिन्हट में भी इस तरीके की घटना देखने को मिली थी, लेकिन वो बड़ी घटना होते होते बच गई थी। लेकिन मलियाबाद की जो घटना आपकी बात की है वो मलियाबाद की एक बड़ी घटना होगी और इस मामले को लेकर के फिर कहीं ना कहीं एक सख्त रुख अपनाया गया है। पुलिस टीमें बनी है जो लल्लन खां की गिरफ्तारी का लगातार प्रयास कर रही है और साफ तौर से दावा किया जा रहा है कि लल्लन खां को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन जमीनी विवाद जो रहा उस मामले को लेकर के अभी किसी तरह का जो सख्त बात की जाए किस तरीके का विवाद चल रहा था और जो पैमाइश के दौरान थी उस दौरान आखिर लापरवाहियां जो बरती गई तो उसके पीछे वजह क्या रही है। ठीक है कलीम, आप नजर बनाए रखिए इस पूरी खबर पर, अब दोबारा आपके साथ इस खबर पर जानकारी लेंगे। वहीं कुंभ नगरी प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य पहुंचे, जहां उन्होंने ब्रह्म कुमारी के शिविर का उद्घाटन किया। लोगों को संबोधित करते हुए विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने संस्था की तारीफ करते हुए कहा कि पूरे देश में ब्रह्म कुमारी संस्था का कार्य बहुत ही सराहनीय है। सर, आज यहाँ पे किस तरीके का कार्यक्रम था? आपने यहाँ पे लोगों को संबोधित भी किया है, किस तरीके का ये यहाँ पे आयोजन होता है, क्या है पूरा कार्यक्रम? ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा एक आध्यात्मिक जागरण का काम जो दुनिया में पूरे विश्व को शांति का संदेश दे रहा है। आज इनके इस कार्यक्रम में मुझे भी आने का सौभाग्य मिला। मैं अपने जीवन को धन्य मानता हूँ कि इस पवित्र पावन माँ त्रिवेणी के तट पर यह कार्यक्रम में सम्मिलित हो पाया। यह मैं यही प्रार्थना करता हूँ, देश आगे बढ़ रहा है। एक देश के प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का संकल्प देश को दिलाया है, इसमें शक्ति मिल सके और इनके रास्ते से भारत एक बार फिर से विश्व गुरु का स्थान प्राप्त कर सके। आज यही प्रार्थना करता हूं। सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने को लेकर योगी सरकार लगातार सजग है। खासतौर पर संक्रामक रोगों के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं और कई गंभीर रोगों के खिलाफ भी जागरूकता जारी है। इस बाबत महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डॉक्टर ब्रजेश्वर राठौर ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये है कि हर सूरत में हम लोग कोई भी व्यक्ति है उसके घर तक हम सुविधा को पहुंचा सकें।
इसके लिए हम सुदृढ़ CSC और CSC के नीचे स्पेशली सब सेंटर जिनको को उपकेंद्र हैं उनको सुदृढ़ करने का प्रयास हमारा है, जिससे मैक्सिमम सर्विसें हम वहीं से दे सकें। छोटी मोटी बीमारी बुखार वगैरह के लिए रोगी को यहाँ तक जिला चिकित्सालय ना आना पड़े, इसके लिए टेली मेडिसिन और ये CHO इनके माध्यम से हमारा ज़्यादा प्रयास है। और साथ साथ वहीं पे जांचें भी हम वहीं कराते हैं, और जब और स्पेशल और विशेष जांचें हैं वो भी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, या TB की जांच है कोई है, हम लोग वहीं सैंपल ले कराने का प्रयास कर रहे हैं, इससे कि मरीजों को जो है बहुत दूर तक भागना नहीं पड़ेगा। सर, ये जैसे वर्षा आती है वैसे संक्रामक बीमारियां फैलने लगती हैं, उसके लिए क्या कोई प्री प्लानिंग की है कि इस बार ऐसा हम करेंगे कि जिससे इस तरह की बीमारी ना फैल पाए? नहीं, वो तो हम लोग लगातार संचारी रोग के नियंत्रण के लिए अभियान चलाते रहते हैं, ये जागरूक भी करते हैं, और इसके अलावा हर महीने में दस्तक प्रोग्राम भी चलाते हैं। आशाएं घर घर जाके उनको सबको जागरूक भी करती हैं कि कैसे आपको इन रोगों से बचना है, और ये सब चीज़ें मतलब हम लगातार उसके लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जिससे कि लोगों को जागरूकता रहे, अपनी बीमारी से बच पाए। सर, चुनौतियाँ क्या क्या लगती है कि स्वास्थ्य विभाग में क्या क्या चुनौतियाँ अभी हाल परिवार में लाए सर, क्या क्या चुनौतियाँ? नहीं, बस यही है, जागरूकता की कमी है हम जनता में। अब वो ये सोचते हैं सरकारी में अच्छी सेवाएं नहीं रखी, ये भी देखना है सरकारी में बहुत अच्छी सेवाएं, यहाँ के बहुत डॉक्टर्स हैं, बहुत गुणी हैं, ऐसा नहीं है प्राइवेट में ही है। और यहाँ बहुत मतलब जिस सेवा भाव से काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि सेवा भाव की कमी है, बिल्कुल सेवा भाव से काम करते हैं। और बस जागरूकता, थोड़ा एहसास होता है कि निःशुल्क सेवा मिल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं अच्छा ना हो, ऐसा बात नहीं है, सब बहुत बढ़िया सेवाएं हैं, बहुत हम दे रहे हैं। और हम लोग खुद अपना इलाज सरकारी चिकित्सालय में कराते हैं। प्राइम टीवी के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे सर? प्राइम टीवी के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आम जनता के लिए? मैं ये कहना पाए कि आप आइए, हमारे अस्पतालों में आइए, हमारे डॉक्टर्स हैं, बहुत आसानी से, मतलब हम चाहते हैं नीचे से एकदम सीधे आप जिला चिकित्सालय ना आए, हमारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी उतने सक्षम है, वहाँ पर हम लोग सीजरियन ऑपरेशन वगैरह तक हम वहाँ कर रहे हैं, और बिल्कुल बहुत अच्छी सेवाएं हम आपको देते आ रहे हैं, और आगे भी और उससे अच्छी सेवा दे। प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए लगातार काम करती नजर आ रही है। बात अगर राजधानी लखनऊ की करें तो लखनऊ के CMO डॉक्टर मनोज अग्रवाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बेहद सजग हैं। सरकारी अस्पतालों को दुरुस्त रखने के लिए अवैध रूप से पनप रहे हॉस्पिटल के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं। इन्हीं व्यवस्थाओं को लेकर हमारे सहयोगी ने लखनऊ CMO से बातचीत की। स्वास्थ्य विभाग जरूरी विभाग है, जरूरी महकमा है, और इसका दुरुस्त होना बहुत आवश्यक है। खास तौर पर अगर हम CMO की बात करें तो इनकी जवाबदेही बड़ी रहती है, जिम्मेदारी बड़ी रहती है। आज हम बैठे हैं राजधानी लखनऊ के CMO डॉक्टर मनोज अग्रवाल के साथ, तो जानेंगे कि क्या इनकी सक्रियता के चलते जो लगातार जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको बेहतर और दुरुस्त करते नजर आ रहे हैं। सर, व्यवस्था बड़ी है और राजधानी लखनऊ है, बड़ी आबादी है, बड़ी चुनौतियाँ हैं, किस तरह इस चुनौतियों को पार करते हैं और एक तरह से व्यवस्था को दुरुस्त करते नजर आ रहे हैं? देखिए, हमारी जो व्यवस्था है पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है, जो भारत सरकार के मानक हैं और भारत सरकार की जो निर्देश हैं, तो हमने इसको पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज कर रखा है। हमारी जो अर्बन और रूरल CHCs हैं उनके अधीक्षक सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, और उनके क्षेत्र पे पड़ने वाले समस्त चिकित्सालय जो प्राइवेट यूनिट्स हैं उनकी जिम्मेदारी उन पे सौंपी गई है। यदि कोई शिकायत यहाँ पे आती है तो तत्काल उनको सूचित करके वहाँ पे जांच कराई जाती है, गलती पाने पे कड़ी कार्रवाई की जाती है। और यदि शिकायत ऐसी है जो उनके स्तर से नहीं हो सकती है तो प्रमुख चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से वरिष्ठ अधिकारियों की टीम बना के उसकी जांच कराई जाती है, जिसमें विशेषज्ञ हम लोग मेडिकल कॉलेज से भी ले लेते हैं, बड़े जिला स्तरीय चिकित्सालयों से भी लेते हैं, जैसे बलरामपुर और सिविल, जिससे कि जाँचें हमारी किसी भी स्थिति में अधोमानक न हो। हमने पिछले वर्ष में बहुत बड़ी संख्या में जांचें की हैं, छापे मारे हैं, झोला छाप डॉक्टरों को बंद कराया है। करीब हमारे 138 सेंटर्स हमने क्लोज कराए हैं, जो इस घनी आबादी में होने की वजह से कहीं भी अंकुरित हो जाते हैं। लेकिन शिकायत करने लखनऊ के लोग बहुत जागरूक हैं और तत्काल सूचित करते हैं, उस पर हम लोग इमीडिएटली कार्रवाई करते हैं। माननीय डिप्टी CM जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उनका भी यही स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी परिस्थिति में झोला छाप डॉक्टरों को पनपने न दिया जाए। बहुत बड़ी संख्या में हमने चिकित्सालय यहाँ पे खोल रखे हैं। हमारे 9 तो जिला स्तरीय चिकित्सालय लखनऊ में हैं, 3 बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं,
18 हमारे पास कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, PHCs बहुत बड़ी संख्या में हैं, सब सेंटर्स हैं, और इसके अलावा अब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स भी हमारे बहुत बड़ी संख्या में हैं जहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स बैठे हैं। तो सबके पास उनके द्वार तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुँची हुई हैं। बस आपके चैनल के माध्यम से मुझे एक ही अपील करनी है जनता से कि किसी भी परिस्थिति में किसी अनट्रेंड अनएजुकेटेड डॉक्टर के पास ना जाएं जो स्वयं को क्लेम करता हो कि वो चिकित्सक है। सब जानकार हैं, एक बार चाहे तो हमारे चिकित्सालय में, हमारे ऑफिस में 24 घंटे कंट्रोल रूम चलता है, उस कंट्रोल रूम में संपर्क करके पूछ लें। अदरवाइज सरकारी सुविधाओं का उपयोग करें, आपके द्वार तक वो सुविधाएं हैं। सर, इस सवाल मेरा आपसे, क्योंकि आपने कहा कि शिकायत मिलती है और शिकायतों के माध्यम से हम कार्रवाई करते हैं, बंद कराते हो, यहाँ पर आपने एक आंकड़ा भी दिया है। पर सब एक यहाँ पर एक बात ये भी है कि क्या ऐसे कुछ अभियान भी आपको द्वारा चलाए जाते हैं जिनके तहत आप अलग रूट पकड़ते हैं? क्योंकि जिस तरह हम देख रहे हैं कि तमाम जगहों पर हॉस्पिटल के साथ ट्रामा सेंटर भी लिखा हुआ है। ट्रामा सेंटर बड़ी बात होती है, बड़े मानक होते हैं। क्या कुछ ऐसा भविष्य में कोई अभियान चलाने जाने वाला आपके द्वारा? नहीं, हमने जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था तो तत्काल उसके 1 महीने के अंदर ही ट्रॉमा सेंटर्स पे छापेमारी की गई थी। काफ़ी बड़ी संख्या में छापेमारी थी और सब बंद कराए गए थे। फिर भी यदि आपके संज्ञान में कोई आता है कि ट्रॉमा सेंटर लिख के तो हम वो संचालित कर रहा है तो कृपया हमको सूचित करें। वही मैं जनता से भी अपील करता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी जनसंख्या है लखनऊ की, माइग्रेटरी पॉपुलेशन भी बहुत है, आती जाती पॉपुलेशन भी बहुत है, और हमारे पास स्टाफ इसीलिए डिसेंट्रलाइज कर रखा है हमने कि हमारी CHC के इंचार्ज को बता दीजिए, वही पकड़ लेगा उनको। लेकिन यदि कोई भी शंका होती है तो मैं हमेशा टेलीफोन पे उपलब्ध रहता हूँ, मुझसे टेलीफोन पे बात करके बताएं, हम टीम भेज के जांच करा लेंगे और बंद भी कराएंगे ऐसे सेंटर को। सर, राजधानी लखनऊ की व्यवस्था को और दुरुस्त करने के लिए और यहाँ पर कीर्तिमान स्थापित करने के लिए और क्या तैयारी चल रही है कि वहाँ पर आप तैयारी करेंगे, और क्या और कुछ अलग होने वाला है? सर, लगातार ऑनरेबल डिप्टी CM के निर्देशों पे यहाँ पे बड़े बड़े सेंटर्स खोले जा रहे हैं। जैसे अभी हम लोगों ने चंद्रनगर में 50 बेड हॉस्पिटल खोला है जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। इसके अलावा हमारी नई PHCs भी बन रही हैं, 2 नई CHCs भी बनी हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के ज़रिए हम लोग बिल्कुल जनता तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत बड़ी संख्या में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स है। 228 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हमारे पास हैं, जिसमें ट्रेंड कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं जो कि 16 तरह की बीमारियों का वहीं पे जांच और वहीं पे इलाज करते हैं। आवश्यकता पड़ने में विशेषज्ञ की राय भी टेली कंसल्टेशन से दिलवाते हैं, जिसका प्रिंट आउट मरीज़ को दे दिया जाता है, और आवश्यकता पड़ने पे बड़े सेंटर्स में रेफ़र भी करते हैं। तो हमारा जो व्यू है इसका स्वास्थ्य सेवाओं का, वो पूरी तरह से लखनऊ में फैल चुका है। आगे इसी को बस स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, कॉन्सोलिडेट करने की ज़रूरत है, जो कि समय के साथ होता रहेगा। तो ये थे हमारे साथ राजधानी लखनऊ के CMO डॉक्टर मनोज अग्रवाल। इनका कहना है कि हम व्यवस्था को और बेहतर करते चले जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जहां शिकायत मिलती है वहां पर हम कार्रवाई करते हो। एक आंकड़ा भी दिया कि इतने अभेद हॉस्पिटल पर हमने बड़ी कार्रवाई की है। आने वाले समय में और व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहते हैं, और कहते हैं, पब्लिक से भी अपील करते हैं कि अगर कहीं गलत हो रहा है तो इसकी जानकारी जरूर दें, क्योंकि हमारा कंट्रोल रूम 24 घंटे यहाँ पर खुला रहता है। जनता को राहत के लिए व्यवस्था बनाई जा रही है, और आने वाले समय में और व्यवस्था बेहतर होगी। कैमरा पर्सन मिथिल के साथ गौरव श्रीवास्तव, प्राइम TV, लखनऊ। यह वक्त एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं विकासproduction
gfx@gmail.com पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजधानी लखनऊ में किशोरी का गलत इलाज करने को लेकर डॉक्टर समेत अस्पताल संचालक पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामला अलीगंज थाना इलाके के एक निजी अस्पताल का है, जहां अदिति नाम की किशोरी को इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। आरोप है कि गलत इलाज होने से उसकी मौत हो गई। इसके बाद आक्रोशित परिजनों ने आरोपी डॉक्टर राकेश गुप्ता और हॉस्पिटल संचालक अशोक अग्रवाल के खिलाफ केस दर्ज करवा लिया है। इससे पहले सीएमओ कार्यालय से जांच के आदेश दिए गए थे, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। हरदोई के मेडिकल कॉलेज इमरजेंसी की बिजली गुल होने की खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि जनरेटर खराब होने के बावजूद मोबाइल टॉर्च के सहारे यहां मरीजों का इलाज किया गया। इस मामले के सामने आने के बाद से लगातार स्वास्थ्य विभाग पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान को बाराबंकी जिले के शिक्षक लगातार ठेंगा दिखाते नजर आ रहे हैं। लापरवाही का आलम ऐसा कि कहीं अध्यापक अपने समय से विद्यालय नहीं पहुंच रहे तो कहीं पर प्रधानाध्यापक ही गायब हैं। सूरतगंज इलाके में सरकारी शिक्षकों का ये हाल तब है जब खंड शिक्षा अधिकारी की ओर से समय समय पर रूटीन चेकिंग होती रहती है। पूरा मामला रतनपुर कंपोजिट विद्यालय और बेहटा करमुल्लापुर के प्राथमिक विद्यालय का है। बेहटा का अच्छा हाँ, शिकायत हमें प्राप्त हुई थी कि स्कूल लेट खुला है, तो कंपोजिट विद्यालय रतनपुर के इंचार्ज और सहायक के खिलाफ कार्रवाई है तो जिला विशेष शिक्षा अधिकारी महोदय को अवगत करा दिया गया है। जल्द ही उनके ऊपर कार्रवाई होगी। करमुल्लापुर में भी पता चला है कि टीचर, एक शिक्षाविद और एक टीचर 2 दिन से नहीं आए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। हरिओम वर्मा और रजनीश कुमार। कौन कौन आए हैं? हरिओम वर्मा और रजनीश कुमार। विद्यालय का नाम क्या है? पूर्व विद्यालय बेहटा करमुल्लापुर। इसमें मैडम आज आई नहीं आई? नहीं आई है। कब तक आती हैं? 26 जनवरी को आई थी, उसके बाद नहीं आई है। नाम क्या आपका? पंकज कुमार। आपका नाम? प्रियांशु। आपका नाम क्या है? विकास। मैडम कब से नहीं आई स्कूल? 26 जनवरी को आई थी, उसके बाद नहीं आई। उनका नाम क्या है? सपना वर्मा। किस क्लास में पढ़ते बेटा आप? 5। यकीनन उन दोनों का इश्क मजहबी दीवार को लांघ चुका था और इसीलिए अलग अलग मजहब से होने के बावजूद दोनों ने ताउम्र साथ रहने का वादा इरादा किया था। तमन्ना थी कि इस रिश्ते को शादी का नाम दिया जाए, लेकिन दोनों के परिवार को यह रिश्ता नागवार गुजरा और फिर एटा जिले में लिखी गई इश्क की खूनी दास्तान। हिंदू लड़की से मोहब्बत करने की कीमत गैर मजहब के शख्स को अपनी जान देकर गंवानी पड़ी। एटा के जलेसर थाना इलाके से गायब शख्स की डेड बॉडी आगरा जिला से बरामद हुई। मामले में पुलिस ने लड़की पक्ष से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मैं पुलिस से ये मैं करता हूँ कि ये टुल्लन है, ये नहीं छुटना चाहिए साहब। जो टुल्लन है, ये मैन है, ये छुटना नहीं चाहिए साहब। अगर ये छूट गया तो प्रशासन से साहब मैं जो है ना, मैं आपका बच्चा कितनी देर से गायब था? 5-6 दिन हो गए साहब। 27 तारीख से गायब था। टुल्लन कहता रहा 6 बजे ले जाना। 6 बजे फोन किया तो फोन नहीं उठाया, दूसरे फोन से फोन किया, बोला मैं आगरा में हूँ, मेरी बहन का लड़का खत्म हो गया, जबकि उसकी बहन का कोई लड़का खत्म नहीं हुआ था। वो बोला पोस्टमार्टम में सुबह 8 बजे ले लेना तुम्हारा लड़का। 8 बजे फोन किया, बोला मुझे कोई मतलब नहीं है, जबकि उसका गनर भी साथ में है। क्या नाम है उसका, बाबा करके कोई गनर है उसका, वो भी साथ में है साहब। अगर टुल्लन छोड़ दिया तो मैं प्रशासन से कुछ नहीं हूँ। टुल्लन नहीं छूटना चाहिए साहब। आपको सीओ द्वारा जो है आश्वासन दिया गया है? हाँ, को टुल्लन को नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, ये द्वारा कहा गया है टुल्लन को नहीं छोड़ेंगे। कस्बा जलेसर निवासी सोहेल नामक युवक के गायब होने के संबंध में थाना जलेसर में पूर्व में अभियोग पंजीकृत था,
इसमें गहनता से छानबीन की जा रही थी। दिनांक 27 को ये युवक गायब हुआ था और इसकी डेड बॉडी 28 तारीख को एतमादपुर थाने में बरामद हुई थी, रेलवे पटरी के किनारे। इस संबंध में पंजीकृत अभियोगों की विवेचना के अंतर्गत आज जलेसर पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें लड़की का पिता और एक अन्य अभियुक्त टुल्लन की गिरफ्तारी हुई है और इसमें 2 अन्य अभियुक्तों की तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। इसमें घटना में प्रयुक्त अल्टो कार बरामद हुई उनके पास से और रेजुआ पुलिया के पास इनकी गिरफ्तारी की गई है। घटना के संबंध में छानबीन करने पे ये तथ्य प्रकाश में आया कि जो पम्मी है उसकी पुत्री कुछ प्रेम संबंध जैसा इसमें युवक से मामला था, जिसके संबंध में ये परेशान हो गया था काफ़ी और अब इसे कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था और इस प्रेम प्रसंग के कारण ये हत्या की घटना। इस संबंध में थाना पुलिस द्वारा गहन विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है तथा शीघ्र सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। उधर जुमे की नमाज को लेकर जालौन के एसपी ने संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। एसपी डॉक्टर इराज राजा ने पैदल मार्च निकालकर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई। मथुरा के छाता इलाके में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ उतरे प्रशासन को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। सराय शाही इलाके के भवन में अवैध अतिक्रमण तोड़े जाने के विरोध में करीब करीब सैकड़ों महिलाएं तहसील परिसर पहुंच गईं। उप जिलाधिकारी कार्यालय के पास इकट्ठा होकर इन महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद प्रशासन ने उग्र भीड़ को देखते हुए फिलहाल ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को स्थगित कर दिया है। उक्त संपत्ति पुरातत्व विभाग की बताई जा रही है। सरायसाई को पुरातत्व विभाग के द्वारा जो हम लोग निवास कर रहे हैं उनको खाली कराने की बात प्रशासन के द्वारा कही जा रही थी, जिसमें आज का दिन 2 तारीख तय हुआ था। उससे पहले हमने स्थानीय प्रशासन जाकर के जिलाधिकारी महोदया से अवगत कराया कि जिस समय सरायसाई बनी उस समय में आज के समय में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। सरायसाई नगर के बीचों बीच आ गई है, जो कि हमारे नगर की मुख्य शोभा बाजार का हिस्सा बन चुकी है बहुत बड़े इसके ऊपर। और ऐसी स्थिति में अगर आप तोड़ करेंगे तो इससे बाजार व्यवस्था की शोभा जो है नगर का जो है अस्त व्यस्त हो जाएगा। दूसरा, कुछ गरीब लोग वहाँ पर जो निवास कर रहे हैं वो लोग सभी के आशियाने इससे उजड़ जाएंगे। इस संदर्भ में ना तो कोई नोटिस दिया गया, सूची भी जारी की, उसमें बहुत सारी त्रुटियां भी थी और ऐसी कोई कार्रवाई करने से पहले नोटिस व समय दिया जाना चाहिए था। इसलिए हमने आज इसका विरोध किया। माननीय उपजिलाधिकारी महोदया पुरातत्व सारी टीमों से हमने कहा कि आपके द्वारा कोई नोटिस इन लोगों को नहीं दिया गया है, तो बहरहाल आज के लिए इसको जो वहाँ खाली कराए जाने के बाद। कुशीनगर जिले में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। नेबुआ नौरंगिया थाना इलाके के हरपुर में मजदूर अपनी बहन से मिलने पहुंचा था। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिरोजाबाद के थाना टूंडला इलाके में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। टूंडली के पास नाले में तैरते शव को देखकर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। शव को जेसीबी की मदद से नाले से बाहर निकाला गया। युवक लोगों का कहना है कि युवक मंदबुद्धि का था और फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पीएम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई किए जाने की बात कही जा रही है। पहले लोगों द्वारा सूचना दी गई कि एक अज्ञात शव पड़ा हुआ है। थाने पर मौके पुलिस जो आई तो लोगों अगल बगल लोगों से पता किया गया तो ये कोई मानसिक विक्षिप्त टाइप का जो एक व्यक्ति है वो करीबन 2 साल से टूंडला कस्बे में घुमा करता था। वो नाले में गिरने से उसकी मौत हुई और ये बॉडी को देख के लग रहा है कि कम से कम 1 हफ्ता पहले ये घटना घटी होगी। तो शव को निकाल लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। आगे खबर गोंडा से है, जहां दिन दहाड़े बैंक लूट की वारदात सामने आई है। आपको बता दें कि सिविल लाइन पंतनगर में स्थित अपर जिला जज आवास के सामने प्रथमा बैंक में एक युवक ने बैंक में घुसकर कैशियर पर धारदार हथियार से घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि लुटेरा हेलमेट लगाकर बैंक में दाखिल हुआ और लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद बाइक से ही फरार हो गया। सूचना पाकर डीआईजी और एसपी सहित तमाम पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी।
देखिए, थाना कोतवाली पुलिस को आज करीब 12:15 बजे ये सूचना मिली। थाना क्षेत्र स्थित प्रथमा ग्रामीण बैंक में एक अज्ञात व्यक्ति जो हेलमेट लगाए हुए था, वो जैसा कि बैंक मैनेजर द्वारा बताया गया है, वो करीब 15-20 मिनट से ही बैंक में मौजूद था। और जब उसने देखा कि सभी लोग चले गए हैं और बैंक में एकांत है, तो मौका पाकर उसके पास एक हसिया था। वो व्यक्ति कैशियर के पास आया और कैशियर को हसिया दिखाकर वहाँ से कैश अपने झोले में डलवा लिया और बाहर निकलकर बाइक पर अकेला ही वहाँ से चला गया। इस सूचना पर तत्काल पुलिस एवं उच्चाधिकारियों द्वारा मौके पर आकर यहाँ मुआयना किया गया है। एसओजी और सर्विलांस टीम को भी हमारे यहाँ बुलाया गया है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं, जहाँ पर वो ट्रेस हुआ है एक बाइक से जाते हुए अकेला व्यक्ति। इस संबंध में जो हमारे थाने हैं और आसपास के हमारे नेबरिंग जिले हैं, उनको भी सूचित किया गया है। उस संदिग्ध बाइक और व्यक्ति का हुलिया बताया गया है। हमारी कुल 5 टीमें इसमें गठित की गई हैं और कई अहम सुराग मिले हैं और मेरे द्वारा और डीआईजी सर द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। शीघ्र ही घटना का सफल अनावरण किया जाए। सहारनपुर के देवबंद में मौजूद देवरी कुंड के पास राष्ट्रीय त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज समिति ने एक महापंचायत का आयोजन किया। महापंचायत में भारी तादाद में त्यागी समाज के लोग पहुंचे। मीडिया से मुखातिब होते हुए समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मांगेराम त्यागी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी ने अगर उनके समाज के बारे में नहीं सोचा तो उन्हें चुनाव में वोट के जरिए जवाब दिया जाएगा। महापंचायत है, इससे क्या मैसेज है? इससे मैसेज है कि हम लोग तो 1 साल पहले तो शुरू करा, लोगों ने तो 50-60 साल पहले तो ये मांग कर रखी। इतने समाज एकजुट होगा, एक प्लेटफॉर्म बनेगा, तो भाई हमें अपना राजनीतिक वजूद कायम करना। हमारे जो भाई है, हमारे बच्चे हैं जो 40-40 साल हो गए राजनीति में, उनके शहर में काम करते हो, कोई इतनी दुश्मनी है कि डीएम और कप्तान को जोड़ कर सके। लोकसभा भी है, कम से कम 6 लोकसभा में हमारे भाजपा बिगड़ देगी सभी पार्टियां, वो सपा हो कांग्रेस हो कोई भी, तो भाई सोचा जाएगा, नहीं तो कुछ ना कुछ उथल-पुथल मचेगी। तो प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बड़ी और तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी पर। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं विकासproduction
gfx@gmail.com पर।